हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 5 मीन्स 4 तक के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। 5 तो रिमूव कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो आइए आज हम चैप्टर 6 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि भंवर धारा किसे कहते हैं। भंवर तो आपने शब्द सुना ही होगा। ठीक है, नदियों में जब पानी बहता है, ठीक है, तालाबों नदियों में तेजी से, तो वहाँ पर एक चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है, चक्करदार भंवर उत्पन्न होती है। इसी तरह से भंवर धाराएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जब भी किसी चालक में उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तन के दौरान उसमें चक्करदार धाराएं प्रेरित होती है, उसे ही भंवर धारा कहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे चित्र में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एक नाल चुंबक है, ध्रुवखंड चुंबक के। ये चुंबक का एस ध्रुव और ये चुंबक का एन ध्रुव, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे कुंडली लगी हुई है। ठीक है, तो कुंडली में क्रोड भी होता है, तो यहाँ पे चक्करदार धाराएं प्रवाहित होती है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं। जब कभी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। जब कभी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। तो 2 नंबर में आपको इतना सा लिखना है। चित्र तो मैंने सब समझाने के लिए बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके उपयोग पूछा गया है, तो भाई इसके उपयोग में आपको 3 उपयोग लिखना है। जैसे पहला उपयोग होता है इसका धारामापी को रुद्धोल बनाने में। ठीक है, क्या करने में, धारामापी को रुद्धोल बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग है विद्युत शक्ति मीटर में, और तीसरा है प्रेरण भट्टी में। और इसका उपयोग ट्रेन के ब्रेक में मतलब विद्युत ब्रेक में भी होता है। जो ट्रेन है वो भी भंवर धाराओं के माध्यम से ही रोकी जाती है। ठीक है, तो धारामापी को रुद्धोल बनाने में, ताकि धारामापी की जो कुंडली है वह क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। ठीक है, और विद्युत शक्ति मीटर में और प्रेरण मीटर में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सरल है, आप इसको याद कर लीजिए इनका उपयोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारामापी की कुंजी को दबाया जाता है, क्यों। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं कि क्या कारण है कि पहले सेल कुंजी को दबाया जाता है, फिर धारामापी की कुंजी को दबाया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। देखिए स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा फिर धारामापी की कुंजी को दबाते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसा सेतु के भीतर लगी कुंडलियों को स्वप्रेरण के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। देखिए, थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप फिर भी समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। ऐसा सेतु के भीतर लगी कुंडलियों को स्वप्रेरण के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। यदि धारामापी की कुंजी को पहले दबाए और बाद में सेल की कुंजी को दबाते हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु की विभिन्न भुजाओं में लगी कुंडलियों में क्षणिक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण सेतु के संतुलन होते हुए भी धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। इससे हमें भ्रम होगा कि सेतु संतुलित नहीं है। इस भ्रम से बचने के लिए सदैव पहले सेल की कुंजी दबाते हैं तथा छोड़ते समय पहले धारामापी की कुंजी को छोड़ते हैं, बाद में सेल की कुंजी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जब हम व्हीटस्टोन सेतु में
अगर हम प्रयोग करते हैं या इसकी मदद से कुछ अन्य प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें हम किसकी कुंजी को दबाते हैं? सेल कुंजी को। ठीक है, सेल जिसको हम परिपथ में लगाते हैं उसकी कुंजी को, यानी कि उसके बटन को चालू करते हैं। उसके बाद में हम धारामापी के बटन को चालू करते हैं। लेकिन जब बंद करना रहता है तो बंद करते समय पहले धारामापी की कुंजी को बंद करते हैं, उसके बाद में सेल के बटन को बंद करते हैं, मतलब सेल कुंजी दबाते हैं। तो इसका कारण क्या है भाई? देखिए, स्पष्ट है कि धारामापी धारा को मापने के लिए परिपथ में जुड़ा होगा। ठीक है, और मान लो अगर हमने धारामापी के बटन को पहले दबाए और फिर बाद में हम उसमें सेल कुंजी को दबाए, तो अगर सेतु संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन की स्थिति कहने का मतलब कि धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब विभव में अंतर नहीं होगा तो धारामापी में कोई धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि सेतु संतुलन की स्थिति में है। लेकिन अगर धारामापी में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन ठीक है, एक्चुअल में तो वो होगी, लेकिन जब हम इस कुंजी को बाद में दबाएंगे धारामापी की कुंजी को, तो उसमें कुछ धारा उसके अंदर से प्रवाहित हो जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है और हम संदेह की स्थिति में आ जाएंगे। तो जिससे जो मापा गया मान है वो हमारा यथार्थ मान नहीं होगा। यही कारण है कि वीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं, फिर उसके बाद धारामापी की कुंजी को दबाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ठीक है, देखिए, स्वप्रेरण मतलब खुद से खुद को प्रेरित करना। अन्योन्य प्रेरण मतलब खुद के प्रेरणा से कोई दूसरा प्रेरित हो जाता है, मतलब हमारे से कोई दूसरा प्रेरित हो जाता है तो उसको अन्योन्य प्रेरण। पर यहाँ हमको चालक के संदर्भ में बात करना है। किसके संदर्भ में? चालक के संदर्भ में। ठीक है, तो वो भी कौन से चालक? तो विद्युत चालक के संबंध में बात करना है। तो आइए देखते हैं हम स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। पहला पॉइंट है, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास में एक कुंडली है और इसमें हमने धारा प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की? हमने इसमें धारा। अब इसके पास अब इसी के धारा की वजह से, है ना, इसी कुंडली की धारा की वजह से इसी में एक दूसरी प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है? एक की वजह से, मतलब एक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित करेंगे और उसके पास में अगर कोई दूसरी धारा है तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकेंड। इसमें केवल एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है। भाई सिंपल सी बात है, स्वप्रेरण में स्वयं ही होगी और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित करती है। भाई स्पष्ट बात है कि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो मुख्य धारा जो हमने उसमें पहले प्रवाहित किए थे उसको तो वो प्रभावित करेगी ही करेगी। ठीक है, डेफिनेटली। तो इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित करती है, पर अन्योन्य प्रेरण में इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रवाहित नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि जो फैराडे का नियम है उसमें ई समानुपाती फाई, और जब हम यहाँ से मतलब इसको d∅/dt भी लिख सकते हैं हम। तो जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते थे तो यहाँ L लगता था तो उसको स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते थे, और M लगता था तो उसको अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कहते थे। ठीक है,
तो उसी प्रकार अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं M, और इसको कहते हैं L। तो वैसे तो 4 पॉइंट हैं, पर आपको लिखना कितने पॉइंट हैं? 3, क्योंकि एक ज़्यादा लिख दोगे तो आपको हो सकता है अगर एक गलत भी रहे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किसे परिभाषित कीजिए? चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। जैसे हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखे थे, कुछ उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स की भी परिभाषा है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए स्टूडेंट्स, चित्र में आपके पास में कुछ क्षेत्र रेखाएं यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक पृष्ठ से गुजरती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, अब जब हम इनको सभी को जोड़ देंगे एक साथ में, तो इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, है ना। जैसे विद्युत फ्लक्स में भी कुछ इसी तरह का पृष्ठ लिए थे हमने। तो अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का अगर सूत्र देखें तो चुंबकीय फ्लक्स को वैसे थीटा लिखा गया है, यहाँ कई जगह फाई भी रहता है। तो फाई इक्वल होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणा तल का क्षेत्रफल, है ना। चुंबकीय क्षेत्र गुणा तल का क्षेत्रफल, मतलब कि थीटा इक्वल बी इंटू ए। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? बी से। और तल को किससे दर्शाते हैं? तल के क्षेत्रफल को ए से। तो इस तरह से देखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र है वो हो जाएगा थीटा इक्वल बी इंटू ए। भाई स्पष्ट बात है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका एक तल होगा, और वहीं पे क्या उत्पन्न होगी? चुंबकीय बल रेखाएं, और उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इन दोनों का अगर हमको इसका अगर टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकालेंगे? हम इन पूरे को एक साथ जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, टोटल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र गुणा चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है ना, जितने भी क्षेत्रफल में क्षेत्र रेखाएं फैली होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप अपने से बना सकते हैं। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे इसकी? हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ओके, और ये कैसी राशि है चुंबकीय फ्लक्स? तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है। आपको अच्छे से याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, और इसकी विमा क्या होगी? तो भाई स्पष्ट है इसके फॉर्मूले में। ठीक है, थीटा इक्वल अभी हमने देखे कुछ देर पहले बी इंटू ए। तो इसके फॉर्मूले के लिए हमको चुंबकीय क्षेत्र का भी विमीय सूत्र चाहिए और एरिया का भी चाहिए, मतलब कि क्षेत्रफल का। तो इन दोनों के विमीय सूत्र से मिलाकर इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा ml² t-2a1। भाई आपको मैंने विमीय सूत्र निकालना सिखाई हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिए बेसिक चीज़ें कि विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं। और इसका मात्रक होता है वेबर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की खोज किसने किया था? वेबर ने, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 6 के इस तरह से कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आप इन्हें याद करिए, वैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, आप इन्हें अपने बेसिक के साथ भी 1-2 बार अगर याद कर लिए तो आप आसानी से एग्ज़ाम में इन्हें लिख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने शरीर का ध्यान रखते होंगे, और आपको ध्यान रखना भी चाहिए क्योंकि हम कोरोना से अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।